तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज से अब रोज़ कुछ इतिहास के बारे में आप लोगों से चर्चा होगी। हम लोग अपने देश के इतिहास को जानेंगे कि हमारे देश में कब कौन आया और क्या क्या किया, कितना दिया, कितना लिया, कितना लूटा, कितना यहाँ से लेकर के लूट करके अपने देश में चले गए। ये सब जानकारी हम लोग लेते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग आज मुग़ल वंश पे थोड़ा चर्चा करते हैं। मुग़ल वंश जो है वो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिन तक अगर दिल्ली पे राज अगर कहा जाएगा अगर कोई किया तो सबसे ज़्यादा मुग़ल वंश ने किया था। बाबर से शुरू होता है, 1526 से मुग़ल वंश की स्टार्टिंग हो जाती है जब बाबर इस देश में आता है। और 1857 बहादुर शाह जफ़र, मतलब 1526 से 1527, 1526 से 1626, 1726, 1826 और उसके बाद 1857, उसमें भी मैंने 300-325 साल के आसपास, उसमें कुछ साल इधर उधर रहा। लेकिन 1857 में अंतिम जो शासक थे बहादुर शाह जफ़र, जिनको अंग्रेज़ों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई के बाद उनको यहाँ से रंगून भेज दिया, 70 साल को उस बूढ़े को। आज के म्यांमार, उस समय के बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया और वहीं पे वो कुछ सालों के बाद वहीं पे मर गए। तो इतना लंबा लगभग मुग़ल वंश चला था। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, कौन आया, क्या किया, और इसके बाद यहाँ से अपनी विदाई ले ली। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग मुग़ल वंश की स्थापना कौन किया था, तो उसका नाम था बाबर। तुर्क का रहने वाला था, सुन्नी धर्म को मानने वाला। बाबर 1483 में उसका जन्म होता है और वो करीब करीब 4 से 5 बार लगभग वो अपने देश पर आक्रमण किया। 4 बेटों का बाप, उसमें एक हुमायूं भी था। आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि हुमायूं भी था, और भी थे, उसके बेटे थे। उन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा भी मायने नहीं रखता है। पहले तो हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे, बाबर के ही बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि वो उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य का शासक था, जो 1494 में वहाँ पे उसकी गद्दी पर बैठा था। बाबर की शुरुआत होती है हमारे देश में जब वो पानीपत में पहली लड़ाई लड़ता है। पानीपत हरियाणा में एक जगह है, आप लोगों को जानना चाहिए कि पानीपत युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान था। ईस्वी है 1526 की वो लड़ाई पानीपत की, और लड़ गया इब्राहिम लोदी से बाबर आकर के। वहाँ से पूरा बड़ा फौज लेकर के आया था। मुग़ल वंश का संस्थापक है। मुस्लिम हमारे देश में आए हैं मुख्य 2 कारणों से। पहला कारण तो ये था कि वो अपने मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, अपने मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, लंबे क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों को विस्तार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे विश्व में मुस्लिमों का अपना राज हो, और दूसरा वो चाहते थे कि उस धर्म को लोग अपनाएं। धर्म को अपनाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए वो पूरे विश्व में जाना चाहते थे। अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उधर ईरान, इराक आप देखते हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं, तो उन लोगों के लिए आसान था इधर आना। उस समय का भारत, पूरे अफ़गानिस्तान तक भारत पूरा ये भारत ही था। हिंदुकुश पर्वत से पूरा पूरब का क्षेत्र जो था वो हिंदुस्तान था। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश जो भी आया लूट के ही ले गया। आया बाबर 1526 में, पानीपत की लड़ाई का मैदान, इब्राहिम लोदी
लड़ गया। लोदी वंश के वो थे, संस्थापक नहीं थे, लोदी वंश के थे वो, इब्राहिम लोदी, अंतिम कह सकते हैं कि लोदी वंश के थे। और उनका साथ देने के लिए एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विक्रमजीत, ग्वालियर के। ये लड़ाई में जो है वो इब्राहिम लोदी को हार की मुंह की खानी पड़ी, हार गए वो। मतलब कि पहला मैच जो खेला बाबर ने उसमें उसको जीत मिल गई 1526 में। मन बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो इब्राहिम लोदी था वो मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया, और उसका दोस्त जो विक्रमजीत था ग्वालियर का वो भी मारा गया। हुमायूं उनका बेटा था अकबर का, थोड़ा बड़ा हो गया था, उसी के परिवार से उसको कोहिनूर हीरा मिला था। हुमायूं को कोहिनूर हीरा किससे मिला था? विक्रमजीत के परिवार से ही मिला था, जो ग्वालियर के राजा हुआ करते थे। बाबर का मन जब बढ़ गया, बाबर देखा कि मैंने पहली लड़ाई तो खूब आराम से जीत लिया, मार भी दिया उसको, बस अगले साल, ठीक अगले साल 1526 के बाद अगले साल 1527 खानवा का युद्ध, फिर विजय, अगला मैच, दूसरा मैच भी जीत। खानवा के युद्ध में राणा संगा बाबर विजयी। अब रुकने वाला वो कहां था? तीसरा मैच, तीसरा मैच होता है आपका चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय बाबर, मैच जीत। मतलब 1526 पहला मैच जीत, 1527 दूसरा मैच जीत, 1528 तीसरा मैच चंदेरी का मेदिनी राय के साथ जीत, और चौथा घाघरा का युद्ध अफगानों से जीत। मतलब कि अकबर ने भारत में कुल 4 लड़ाई लड़े, या कह सकते हैं 4 मैच खेले, चारों में उसको जीत हो गई। 1526, 27, 28 और 29, और 30 में मर गया। मतलब कि 4 साल लड़ा, 5वें साल उसकी मृत्यु हो गई। 48 साल की उम्र में गाजी कलंदर कहलाने वाला वो व्यक्ति, मौत। अब इतना लड़ोगे तो कैसे जियोगे? कुछ ब्रेक भी तो लेना चाहिए। ये क्रिकेट का मैच थोड़ी है। युद्ध में कितने लोग मार जाते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी खपत होती है, कितना ज़्यादा रसद ख़त्म हो जाता है, इतना लोग थक जाते हैं, लेकिन वो रुका नहीं, लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है 1530 में ही। 4 भाई थे, और भी कुछ भाई थे उसके। अपने पिताजी के कहे अनुसार उसने सभी लोगों को अपना हिस्सेदारी बांट दिया था हुमायूं ने। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, इस बात को याद रखना है। उसको कलंदर कहा जाता है, जिहाद, गाजी, इस नाम से उसको नवाजा गया था। उसकी एक आत्मकथा थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा उसकी आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये थी उसकी कहानी, टोटल उसकी कहानी यही थी अकबर की। अब जब उनका बेटा जब विक्रमजीत आता है, सॉरी विक्रमजीत कहाँ, उसका बेटा हुमायूं आता है 1530 में। बाप तो चारों लड़ाई जीत करके आया था, लेकिन ये भी लड़ाई लड़े भाई साहब। और इनकी लड़ाई ये थी कि ये करीब करीब ये भी 4 लड़ाइयाँ लड़े। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उनकी पहली लड़ाई थी देवरा की युद्ध। दूसरी लड़ाई वो बक्सर जिले में एक चौसा जगह पड़ता है, चौसा का युद्ध। तीसरा बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है, उसका युद्ध। और चौथा उन्होंने जो लड़ाई लड़ा था उसका नाम था
सरहिंद की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, उसमें उनको विजय मिली थी। अब होता यह है कि पिताजी के जाने के बाद, अब पिताजी इतने बड़े लड़ाकू थे कि बेटा अब क्या लड़ेगा, 30 में बन जाते हैं। देवरा के युद्ध में उनको हार खानी पड़ती है। और उनका पीछा कर रहा था शेरशाह सूरी। सूरी वंश का एक संस्थापक व्यक्ति था शेरशाह। उस समय के ज़माने में जौनपुर में एक जगह पड़ता था, सासाराम बिहार में ही पड़ता है, वहाँ का वो उस समय, मतलब सासाराम का नहीं, जौनपुर का ही वो था। जौनपुर ही उसकी, मतलब कि जौनपुर कह सकते हैं कि का ही वो एक क्षेत्र को वो देखता था, जमींदार था वहाँ का। आज भी अगर जाएंगे तो सासाराम में उसका एक अपना गुंबद बनवाया है उसने, गुंबद है शेरशाह का वहाँ पे। अब स्थिति क्या आती है कि शेरशाह सूरी उनका पीछा कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसको हरा के ही रहूँगा। शेरशाह, पहले उसका नाम था फरीद। उनका बहुत दिनों से पीछा कर रहा था। 1539 में मिल गए उनसे, 1539 में चौसा में मिल गए। कौन? हुमायूं जी। हुमायूं चच्चा मिल गए उसको, शेरशाह को, और उसको सोचा कि आज तो इसको बता ही देते हैं। हो गई लड़ाई वहीं पे। चौसा के जिस जगह पे वो लड़ाई हुई थी वहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा नदी में वहाँ पे एक छोटी सी नदी जा कर के मिलती है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, एक नदी और जा कर के मिलती है जो चौसा में उसी जगह पे उसका संगम है। वो नदी जा कर के वहाँ पे मिलती है और वहीं पे युद्ध हो गया है। नदी का नाम है करमनाशा नदी। युद्ध होता है, शेरशाह किसी तरह से वहाँ से भागते भागते किसी तरह से वहाँ पे, एक कहा जाता है कि वहाँ पे जो नाविक था, जो नाव चलाने वाला था, उसने ही उनको पार कराया था। लेकिन एक शर्त पे, उन्होंने कहा था कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे देने वाला हूँ, पहले मुझे तुम किसी तरह से इससे बचाओ। वो भिश्ती जो था उसने पार कराया नदी, एक शर्त पे कि अगर बचा लेता हूँ मैं तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमको एक दिन के लिए मैं राजा बना दूंगा दिल्ली का। और कहा जाता है कि दिल्ली का वो राजा बना था एक दिन के लिए, जब जिसने एक चमड़े का सिक्का चला दिया था एक दिन में। अब स्थिति ये आती है कि चौसा थे वो तो भागे 1539 में, किसी तरह से हार गए थे, भाग गए। लेकिन बिलग्राम कन्नौज में फिर उनको शेरशाह पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कन्नौज में वहाँ पे ऐसा उनको झटका दिया, ऐसा वो हारे भाई था। मतलब कि उन्होंने जो भी मैच खेला पिताजी के बाद, बेटे ने जो भी मैच खेला उसमें लगभग उसको हार मिली। कहा जाता है कि भागते फिरते उनकी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हुमायूं की। वहाँ से भाग करके चले गए पाकिस्तान के क्षेत्र में। 1541 में वो क्या करते हैं कि वहाँ पे एक मीर बाबा हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी एक पुत्री है हमीदा बानो बेगम। 1541 में वो पाकिस्तान के क्षेत्र में भागते फिरते किसी तरह से छिप करके इधर ही आकर के राजा बन करके बैठ गया शेरशाह। ये छिप छिप करके वैसे रहने लगे। 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी करते हैं। हमीदा बानो बेगम वहीं अमरकोट में 1542 में एक बच्चे को जन्म देती है जो इस देश का सम्राट होता है। नाम है अकबर। अकबर का जन्म होता है। अब हुमायूं जो थे वो थे तो राजा के भी बेटे। दिमाग में एक ही बात थी कि बदला लेना है कैसे भी। इधर शेरशाह के साथ स्थिति ये होती है कि 1540 में वो शेरशाह फरीद से शेर खान हुआ। शेर खान से जब चौसा का युद्ध लड़ा तो शेरशाह हो गया। उसके बाद 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भी क्या, युद्ध करते समय ही, युद्ध की स्थिति में ही कोई तोप छोड़ने में उसकी मृत्यु हो गई।
तो जब कोई भी राजा बहुत ज़बरदस्त होता है तो उसके बाद वाली जो पीढ़ी होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। वही हुआ उसके साथ भी। इधर हुमायूं तैयारी में था कि मैं कैसे भी किसी तरह से उसको करना है, मुझे हराना है। और 1555 में 15 साल वो निर्वासित ज़िंदगी जिया। मैंने घुमंतु भोटिया की तरह घुमंत इधर से उधर घूम रहा था, कहीं इधर कभी उधर भाग रहा था। बच्चा भी उसको पालना था, अकबर था, बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन दिमाग में ये बात थी कि कैसे भी हटाना है उन लोगों को। और 1555 में उसी सूरी साम्राज्य का एक व्यक्ति था, उसका नाम था सिकंदर सूरी, और उसको हराते हैं। और हराने के बाद फिर से अपना दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। दिल्ली आगरा के क्षेत्र में कब्जा हो जाता है। किसका? हुमायूं का। ये शेर शाह सूरी जो था वो, उसके विषय में ये कहा जाता है कि उसने पाटलिपुत्रा को पटना नाम उसी ने दिया था। और जीटी रोड का फिर से एक बार उसका कह सकते हैं कि निर्माण तो नहीं करवाया, लेकिन उसका फिर से एक बार उसको मरम्मत उसने करवाया था। 1541 की बात है, मतलब 1541 में उधर भागे। 1540 के बाद 41 में वो उधर शादी करते हैं हमीदा बानो बेगम से, और इधर 1541 में पाटलिपुत्रा का नाम वो पटना रख देता है और एक अपना मकबरा बनवाता है, शेर शाह मकबरा, जो कि सासाराम में है। सिकंदरी गज का उसने शुरुआत किया था। डाक प्रथा को उसने शुरुआत की थी। किसने? शेर शाह ने। पाटलिपुत्रा को 1541 में पटना नाम उसने दिया था। और वो ऐसा व्यक्ति था जो पूरे टैक्स जो लिए जाते थे लोगों से, किसानों से जो टैक्स लिए जाते थे, उसका 1/3, जितना आपका उपज है उसका 1/3 जो है 1/3 वो लेता था कर टैक्स के रूप में। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसे एक बहुत बड़े कवि थे जो उसी के समकालीन थे। ये शेर शाह के बारे में है। तो अकबर का जन्म होता है 1555 में। एक शहर था जिसका कह सकते हैं, कुछ शहर को बसाया था, दीनपनाह शहर बसाया था हुमायूं ने। हुमायूं कहते हैं कि गिरते पड़ते किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जिया था। पिताजी इतने बड़े बड़े स्टार बन करके उभरे, लेकिन बेटा, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हुआ, नहीं कर पाया कुछ। दीनपनाह उसका एक लाइब्रेरी था और उसी लाइब्रेरी में वो अपना अध्ययन करता था धार्मिक व्यक्ति। किसी सूफी संत के कहने पर वो 7 दिन 7 तरह के कपड़े पहनता था। राजा था, राजा का बेटा था, साधारण थोड़ी था। उस समय तो एक कपड़े पे कितने लोग पहनते थे, वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। लेकिन स्थिति अब ये हो गई कि दीनपनाह में वो अपनी, कहते हैं कि लाइब्रेरी से उतरते समय उसकी सीढ़ियों पर से उसका पैर थोड़ा सा स्लिप करके गिर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक से देख भी नहीं पाया राजकाज को। और 1556 में 42 में जन्मा हुआ बच्चा 8 और 14 साल का अकबर राजा बनता है। 14 साल में उसको राजाभिषेक किया जाता है अकबर का। हुमायूं जो था, हुमायूं पर भी एक किताब लिखी गई जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। उसका नाम था हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने उसको लिखा था। अब स्थिति ये हो गई कि 14 साल का बच्चा इधर होता है, तब तक पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में ही। देखिए स्थिति क्या है। 14 साल में राजाभिषेक हो गया, राजा हुआ एक लड़का। पिताजी अभी हाल ही में मरे हैं। लड़ने की वो अभी काबिलियत नहीं है। 14 साल का बच्चा क्या लड़ेगा। तब एक हीरो बनकर आते हैं उसके सेनापति, उसके सामने खड़ा होकर के लड़ने वाले बैरम खान, और वहीं जाकर के लड़ते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। 1556 अकबर और हेमू तो कहा जाता है, लेकिन अकबर बच्चा था, लड़ा था बैरम खान वहां पे जाकर के, और उसमें विजय प्राप्त हुई।
ये स्थिति हो गई। अकबर जो था, अकबर 1556 से 1605 तक, मतलब करीब करीब 49 साल तक राज किया था देश में। लेकिन अकबर राजा नहीं था, अकबर सम्राट था। वो हर धर्म को इज्जत देने वाला, हर धर्म को मानने वाला, और सबसे बड़ी खासियत कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जितना राजकाज उसने अच्छा चलाया था, उतना मुगल डायनेस्टी में उतना अच्छा राज किसी ने नहीं चलाया। वो उत्तर भारत में कह सकते हैं कि करीब करीब 19 लड़ाइयाँ लगभग लड़ा था, उसमें सब में विजय प्राप्त की थी। और दक्षिण भारत में करीब करीब 4 लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें सब में विजय प्राप्त की थी। अकबर का साम्राज्य पूरे देश में लगभग फैला हुआ था। इन 49 सालों में उसने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू कौन धर्म, यहाँ तक हिंदू से एक शादी भी किया था, वो जोधाबाई से, एक हिंदू लड़की से शादी भी उसने किया था। पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद इतना अच्छा राजकाज चलाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जो था, अकबर जो था, उसके पास 9 रत्न थे। जैसे आज की सरकार जो है अपने यहाँ देश के अच्छे अच्छे जो IAS लेवल के जो लोग होते हैं, उनको जो सचिव हैं, उनको अपना सचिव बनाते हैं। हर क्षेत्र में जिनको पारंगत हो, हर क्षेत्र में जिनको अच्छी अच्छी जानकारियाँ हो। इतना चालाक जरूर था अकबर कि उसने क्या किया कि इस तरह के लोगों को अपने पास बुलाया, इन 9 रत्नों को अपने पास रखा, और वो हर क्षेत्र के माहिर लोग थे और उनके ही देख रेख में अपना काम करता था। उन्हीं से पूछ करके उसकी कोई भी कार्य होती थी। चाहे टैक्सेशन हो, टोडरमल थे, फैजी थे, बिरबल थे, इस तरह के लोग जो थे वो उसको क्या करते थे, उसके पूरे साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत बनाते थे और बढ़िया ढंग से बनाते थे। मुल्ला दो प्याजा थे। ये 9 रत्नों से भरा हुआ उसका मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पूरे देश में अगर एक अपने किसी भी क्षेत्र में अगर वो बेहतरीन कार्य करता है तो वो उनका सचिव बन करके आता था अकबर का। इसीलिए कोई भी युद्ध में वो लड़ लेता था और जीत लेता था। और उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। अकबर देखिएगा तो आप अगर आगरा में जाइएगा तो आगरा का लाल किला, हुमायूं का किला, ये उसने ही बनवाया है। इबादत खाना, इलाहाबाद में किला बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया। उसको एक ही बात की दिक्कत थी कि उसको बच्चा नहीं हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद, इंतज़ार के बाद, तो वो जा करके वहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जा करके वहाँ पे मत्था टेका और उसके बाद उसको बच्चा हुआ था जिसका नाम जहांगीर था। तो अकबर के बारे में और हम लोग बढ़िया से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, लगातार एक कहानी की तरह आगे बढ़ेगा। और इसमें हम लोग अगर कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे आप लोग तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि लिखने लायक हो, समझने लायक हो, ये याद करने लायक हो, उसको याद भी करेंगे। ये कैसा लगा, किस तरह से आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, इस पर ज़रूर आप लोग कमेंट करें। या इसमें कुछ और बदलाव लाया जाए, क्या इसमें और जोड़ा जाए, इस तरह की बातें हम आप लोगों से कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग इसमें देखें कि कह सकते हैं आप लोग इसमें सुधार क्या किया जा सकता है। क्योंकि इतना परफेक्शन नहीं है और परफेक्शन के लिए आप लोग का कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट ही बताता है कि इसमें और क्या बदलाव लाया जा सकता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।